अजनबी नौजवान भाग 3। अर्चना और रोहित की शादी खुशी भरे माहौल में संपन्न हुई। सभी लोगों ने मतलब वर और वधू पक्ष वालों ने दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीर खिंचवाई और फिर विदाई का समय आया तो माहौल में उदासी घुल गई। सबने सहज नेत्रों से अर्चना को रोहित के साथ कार में बैठाया और अर्चना अपने हमसफर रोहित के साथ अपने ससुराल चली गई। दूसरे दिन अर्चना की ससुराल में रिसेप्शन का फंक्शन था, जिसमें अर्चना के मायके से कुछ लोग शामिल हुए, जिसमें प्रेमशिला और कनक भी थी। फिर जब शादी के सभी हंगामे खत्म हो गए और सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, तो कनक ने पूरे 2 दिन खूब सोकर अपनी थकान उतारी और आज तीसरे दिन भी वो देर से सोकर उठी थी। और जब नहाकर अपना नाश्ता लेने किचन में आई तब तब बाकी लोग नाश्ता कर चुके थे। कनक का अपने लिए नाश्ता निकाल रही थी जब ड्राइंग रूम में से आती अशोक की आवाज़ पर चौंक गई। तुम भी अजीब है यार, कनक ने बोल दिया। जो भी बोलना है, इतना घबराने की क्या बात है? पर भाई मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कहीं वो बुरा न मान जाए। ये झकती हुई आवाज़ राज की थी। तो बैठकर परेशान हो मेरा दिमाग मत खा, अशोक ने झल्लाकर कहा। अच्छा तो मैं बात कर लेता हूँ, फिर राज ने मरी मरी सी आवाज़ में कहा। इन दोनों की बात सुनकर कनक, जो किचन से निकल रही थी, वापस किचन के अंदर दाखिल हो गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो सोचने लगी, इसका मतलब बारात वाले दिन राज ने गजरा अपनी तरफ से लाकर दिया था और नाम अशोक का बताया था। चलो अच्छा है, बेचारा बहुत कम बोलते हैं और खाने पीने में भी बिल्कुल नखरे नहीं है उनके। कनक ने इत्मीनान से सोचा और अपने लिए कैंट से गिलास में पानी भरने लगी थी कि राज की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई। कनक को किचन में आकर बोला था, जी मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। वो थोड़ा रुकते हुए बोला, जी कहिए। कनक के होठों से धीमी आवाज़ आई थी। दरअसल बात यह है कि राज बोलते हुए रुका, जैसे अंदर से हिम्मत जमा कर रहा हो। कनक ने अपनी नज़र उठाई, ये देखने के लिए कि ऐसा भी क्या है जो वो बोल नहीं पा रहा। तुम मेरे शर्ट प्रेस कर दोगी? राज ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, प्रेस कर दूंगी, कनक ने धीरे से कहा। थैंक्स बोलकर राज चला गया और कनक का सारा मूड खराब हो गया। किचन से अपना नाश्ता लेकर वो अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, ज़िंदगी कितनी उदास और बेरंगी है। हर उम्मीद गलत निकलती है, हर ख्वाब के पीछे आंसू है और आंसू के पीछे तन्हाई। इस शाम अर्चना पग फेरे की रस्म के लिए मायके आई थी। हंसती मुस्कुराती अर्चना बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी हर अदा से खुशी टपक रही थी।
सभी अर्चना को घेरे हुए थे। उससे अपने पति के बारे में, उसके ससुराल वालों के बातें पूछ रहे थे और कनक सबके लिए चाय बनाने किचन में आ गई थी कि उसके पीछे सबकी नज़र बचाकर अशोक भी आ गया। इससे पहले कि कनक कुछ सोचती, अशोक ने बोलना शुरू किया। कनक, आज मेरी माँ तुमसे बात करने वाली है। मेरा मतलब है, मेरी शादी तुमसे करने के लिए सोच रही है वो, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचता। तुम्हें अपनी बहन ही समझा है। मैंने तुम्हें प्लीज़ उन्हें बोलना कि अशोक भाई को उनकी पसंद की लड़की से शादी करवा दे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम खुद अपने मुंह से मेरे लिए कहोगी तो वो ज़रूर मान जाएगी। अगर मेरा काम हो गया तो तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग पक्की। अशोक ने कनक की खुशामद करते हुए उसे लालच दिया। ठीक है अशोक भाई, कनक ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, आपका काम हो जाएगा। ओह गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी हो। वो खुशी खुशी किचन से बाहर चला गया और कनक सोचने लगी, कितनी खुशनसीब होते हैं वे लोग जिन्हें कोई मोहब्बत करता है, जो किसी की निगाहों में खास होता है। और एक मैं हूँ, सब कहते हैं बहुत खूबसूरत हूँ, बड़े तीखे नैन नक्शे हैं, मगर किसी को मैं दिखाई ही नहीं। कनक ने बेहद उदासी से सोची और आंसुओं के दो कतर लुढ़क कर उसके गाल भिगो गए। तभी गोपाल किचन में आया। दीदी मम्मी पूछ रही हैं, अभी तक चाय नहीं बनाई। और बोलते हुए उसकी नज़र कनक पर पड़ी तो वो चौंक गया। अरे तुम रो रही क्यों रो रही हो? अरे कुछ नहीं, बस जरा सा अंगुली से कट लग गया। कनक ने अपनी अंगुली आगे कर दिया। संयोग से थोड़ी देर पहले अंगुली में कट गया था चाकू से। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? गोपाल ने उसके सिर पर प्यार से चपत लगाई और कमरे में से बैंड एड लाकर उसकी उंगली में लगा दी और कनक ने सबके लिए चाय कप में डाल दी थी। उसे ट्रे में सजाकर सबको देने के लिए चला गया। कनक आज उदास सी रहने लगी थी। घर में सबको लगा कि किसी उपन्यास का असर है, क्योंकि पहले से भी वो कहानी पढ़कर कई बार उदास हो जाती थी। पर प्रेमशिला को पता था कि ये उदासी कहानी का असर नहीं है, कनक की बेवकूफ़ी है। उसने 2-3 दिन उसके उसी तरह हाल पर छोड़ दिया, पर जब कनक को वैसे ही उदास देखा तो एक रात उसे आड़े हाथों लिया। क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? प्रेमशिला ने कनक को थोड़ा डांट कर कहा, फालतू के सपने देखना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। अब ऐसे भी कनक का मन इन सब बातों से निकलना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके इतनी आसानी से मान जाने पर प्रेमशिला को हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई। अगले दिन कनक ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे।
ऐसे ही पूरा साल बीत गया। प्रेमशिला बीएससी के अंतिम वर्ष में थी और कनक दूसरे वर्ष में। प्रेमशिला एग्जाम देने के बाद अपने ननिहाल चली गई और कनक एग्जाम से फ्री होकर वापस कहानियों की दुनिया में दिन आहिस्ता गुजर रहे थे कि कनक के पिता के बचपन के दोस्त की जॉब लगने के बाद वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में बस गए और तब से उनका घर किराए पर लगा था। पर अब वो लोग यहाँ वाला घर बेचना चाहते थे, इसलिए उनका बेटा है यहाँ आया था। अब यहाँ कोई अच्छा होटल भी नहीं था। ऊपर से कनक के पापा भी चाहते थे कि उनके दोस्त का बेटा उनके घर पर ही आकर रहे। तो इसी सिलसिले में दिवाकर कल आ रहा था। कनक ने ऊपर के पोर्शन वाला कमरा दिवाकर के लिए सेट कर दी थी और साथ में बड़बड़ा भी रही थी कि महारानी प्रेमशिला तो ननिहाल में आराम फरमा रही हैं और सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। दूसरे दिन सुबह ही दिवाकर आ गया था, इसलिए हाथ मुंह धोकर सबके साथ नाश्ता करने बैठा था। कनक के पापा उसे अपने दोस्त के बारे में पूछ रहे थे और वो थोड़ा बहुत हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। दरअसल दिवाकर जब 1 साल का था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और चूँकि यहाँ की ज़मीन दिवाकर की माँ के नाम पर थी, इसलिए इसे बेचकर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। कनक के पापा ने दिवाकर को दिलासा दिया और कहा, बेटा तुम इसे अपना घर ही समझो। मैं अपने पहचान वालों से भी बात करूँगा और फिर घर की हालत भी अच्छी है, सही कीमत पर बिक जाएगी। जी अंकल। फिर कनक के पापा का नाश्ता हो गया तो वो दुकान जाने के लिए उठ गए और दिवाकर से बोले, ठीक है बेटा, तुम सफ़र से आए हो, थक गए होगे, आराम करो, मैं शाम में तुमसे मिलता हूँ। फिर कनक ने कहा, बेटा दिवाकर को उसका कमरा दिखा देना। जी पापा, कनक ने किचन से बाहर आकर कहा और दिवाकर को छत पर उसके लिए तैयार कमरा बताया। दिवाकर ने अपना बैग एक साइड में रखा और कनक से मुखातिब होते हुए कहा, जी मुझे दोपहर को खाने के लिए मत उठाइएगा, अभी नाश्ता बहुत हैवी हो गया है। और बगैर कनक के कुछ भी बोले कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया और कनक बंद दरवाजे को थोड़ी देर घूरने के बाद बड़बड़ाते हुए नीचे उतर रही थी। अजीब इंसान है, दरवाज़ा तो ऐसे बंद कर दिया जैसे ये कमरा अपने साथ लेकर आए थे और मैं अंदर जाकर कब्जा जमाने वाली थी। इसलिए उधर जाने क्या क्या सोचती थी। दिवाकर के ज़हन में एक उदासी सी उसके मन को घेरे थी।
बहुत देर तक यूं ही अपने आप में खोए हुए वह बिस्तर पर लेटा रहा। जाने कब उसकी आंखें लग गई। शाम 5 बजे के करीब गोपाल ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। तब उसकी नींद खुली। वो उसे शाम की चाय के लिए जगाने आया था। दिवाकर ने चुपचाप दरवाज़ा खोला और अपना फेस धोकर गोपाल के साथ नीचे आ गया। सारे बच्चे और घर की औरतें सभी हाल में। दिवाकर एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। कनक सबके लिए चाय और नमकीन लेकर आई थी। उसने मेज पर सब कुछ रख दिया। सबने अपना अपना कप उठाया लिया था, पर दिवाकर ऐसा ही बैठा था। गोपाल ने एक चाय का कप उठाकर दिवाकर को थमाया। दिवाकर भैया, आपकी चाय। दिवाकर ने कप थाम लिया और अपने होठों से लगा लिया। कनक ने ये देखा तो अपने मन में कहा, अजीब ही इंसान है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, पर जाने कहाँ खोया है इनका दिमाग। खैर मुझे क्या, कल तो प्रेमशिला आ ही जाएगी और मेरा काम नहीं होगा। फिर इस अकड़ू को चाय नाश्ता देना। ऐसा सोचते हुए उसके होठों से मुस्कान आ गई और अचानक दिवाकर की निगाह कनक पर चली गई और दोनों की नज़र एक दूसरे से मिल गई तो कनक को शर्म आ गई। उसने नज़र झुका ली और सोचने लगी, मैं भी न, मेरी मुस्कुराहट का जाने क्या मतलब निकल रहा होगा। वो खड़ूस फिर अपने सिर को झटक कर उठी गई। मुँह मुझे क्या, उसकी चाय की ख़त्म हो गई थी और बाकी सब ने भी पी लिया था। इसलिए वो खाली कप मेज से उठाने लगी। शाम का समय था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। कनक अपने घर की छत पर खड़ी कोई गीत गुनगुना रही थी कि पीछे से प्रेमशिला ने उसे आवाज़ देकर चौंका दिया। किसे याद कर रही हो कनक? प्रेमशिला की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अपने सपनों के राजकुमार को। तुम्हें कोई इतराज़ है? नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा है तुम्हें जल्दी से कोई पढ़ा लिखा हैंडसम बंदा पसंद कर ले तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। प्रेमशिला ने बड़े बूढ़ों वाले अंदाज में कहा और फिर दोनों ही हंसने लगी। पर प्रेमशिला को कुछ याद आया तो बोली, वैसे ये हंसी, ये गुनगुनाना कहीं दिवाकर की वजह से तो नहीं? क्या यार, किसका नाम ले लिया? एक नंबर का अकड़ू है उसका नाम। दिवाकर नहीं, अकड़ू होना चाहिए था। पता है, उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। कनक ने प्रेमशिला को पहले दिन वाली बात बताई। अरे मेरी बहना, छोटी छोटी बातों में बड़े तौर पर रिएक्ट करना छोड़ो। बेचारा सफ़र से आया था, थका होगा, इसलिए सोना चाहता होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो प्रेमशिला। मैं बेकार में ही उसे खड़ूस, अकड़ू, घुन्ना और जाने क्या क्या कह रही थी। वैसे प्रेमशिला, वो बोलता बहुत कम है। कौन? अरे वहीं दिवाकर।
और कौन? हम कहीं उसे अपने हीरो तो नहीं समझ रही तुम? हाँ समझ रही हूँ। तो ये कि बेचारा अभी ही कम बोलता है। तुमसे शादी हो गई तो क्या होगा उसका? प्रेमशिला ने कनक को गुस्सा दिलाया। मतलब क्या है तुम्हारा? कनक अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर लड़ने के लिए तैयार हो गई तो प्रेमशिला को हंसी आ गई। कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुम कोशिश करके उसे बोलना सिखा सकती हो। वैसे सच सच बताना, ये वाला हीरो तुम्हारी कौन सी कहानी से मैच करता है? देखना उसमें हीरो की शादी हीरोइन से होती है कि नहीं। एक बात बताऊं प्रेमशिला, कोई मर्द अगर किसी लड़की से प्यार करता है तो उसे छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और तो और शान से बताता है। मगर एक लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। बहुत कम लड़कियों को उसका मनपसंद की जीवन साथी मिलता है। कल को अगर मेरी भी शादी किसी ऐसे इंसान से हो गई जिसे मैं पसंद ना करूं तो मैं क्या करूंगी? वैसे तो दिवाकर आंकड़ू खड़ूस तो है। पर तभी प्रेमशिला ने कनक को चुप रहने का इशारा किया। पर बोलते हुए सामने देखने की कनक को आदत ही नहीं थी तो बेचारी क्या करती। और तो और जोर से बोली, अरे तुम्हारी ब्रेक क्यों फेल हो गई? तब से मैं ही बोलती जा रही हूँ। कभी तुम पर भी उस अकड़ू खड़ूस का साया तो नहीं पड़ गया? प्रेमशिला ने परेशान होकर उसे घूरा और फिर अजीब सी शक्ल बनाकर बोली, मुझे मम्मी आवाज़ दे रही है। और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। अब इसके कान में कौन से वायरलेस लग गया जो ताई जी की आवाज़ सुनाई दे गई? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। कनक ने बोलते हुए अपनी नज़र घुमाई तो साइड में दीवार से टेक लगाकर दिवाकर खड़ा दिखा। दिवाकर को देखकर कनक को बहुत अजीब लगा। तो ये छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? अभी कनक ने भी वहाँ से जाने से ही अपनी भलाई समझी और नीचे जाने के लिए अपने पाँव बढ़ाई कि मैं खड़ूस और अकड़ू हूँ। दिवाकर ने संजीदगी से मुस्कुराते हुए कहा। वो जल्दी से कनक के आगे आ गया था। बाई दवे, ये घुन्ना किसे कहते हैं? ये तो बताकर जाइए। दिवाकर अपनी बाहें सीने पर लपेटकर कनक के चेहरे की बदलती रंगत को दिलचस्पी से देखा रहा था। और कनक तो जैसे शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। पता नहीं ये हीरोइनें कैसे पट बोल लेती हैं हीरो के सामने। कनक तो नज़र भी उठा नहीं पा रही थी। दिवाकर कुछ देर उसे देखता रहा और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दिवाकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका बदन थकान से चूर हो रहा था और आंखें जल रही थी। और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आ गए। कौन जानता था उसके दिल में कितना दर्द है। और किसी को जानने की फुर्सत भी नहीं थी। 1 बरस का ही था जब माँ ने नेमत से दूर हो गया और पिता ने शादी तो
की थी उसकी परवरिश करने के लिए, पर वो भी उसे अपनी नई नवेली पत्नी के भरोसे छोड़कर अपनी गृहस्थी में गुम हो गए। पढ़ाई में अच्छा था, पर कभी किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया। सबके पेरेंट्स अपने बच्चों की छोटी सी जीत पर भी कितने खुश होते थे, पर दिवाकर के ख्वाहिश ही रही कि उसके पापा कभी रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख ही लें। नई माँ अपने बच्चों में ही मगन रहती थी। हाँ, दिवाकर को कभी डांटती नहीं थी, पर प्यार भी नहीं करती थी। कैसी हुक्म सी उठाती थी दिवाकर के मन में जब माँ रोहित को स्कूल से आते ही गले लगाकर कहती थी, कैसा है मेरा बच्चा। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 4 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।